दोस्तों सेबी ने हाल ही में T+0 सेटलमेंट का अनाउंसमेंट किया है। तो ये वीडियो में हम T+0 सेटलमेंट का मतलब क्या है, पहले तो सेटलमेंट का मतलब क्या है और उसके बाद में T+0 सेटलमेंट का मतलब क्या है और एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर वो अपने लिए कितना मायने रखता है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान अगर है तो क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो मेरा इन्वेस्टमेंट करता हूँ या मैं जो मेरा ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मैं शेयर जब भी कौन सा भी शेयर बाय करता हूँ, एक तो मेरी जो वॉच लिस्ट है उसी में से मैं शेयर बाय करता हूँ। लेकिन शेयर कब बाय करना है और कब बेचना है दोस्तों, इसका डिसीजन लेना या ये आइडेंटिफाई करना वो टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहले वो टाइमिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा शेयर कभी बाय करना है, ये मैं कैसे डिसाइड करता हूँ और फिर अपना जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ हम जाएंगे। दोस्तों आज हम एग्जांपल लेंगे BEL का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों मेरा बाय का जो डिसीजन है दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट एंड ऑल्सो मूवमेंट ऑफ द स्टॉक प्राइस। आज मार्केट हमने देखा ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया, वापस ऊपर चला गया, वापस नीचे आया और हल्का सा ऊपर बाय डे एंड क्लोज हुआ। अकॉर्डिंगली BEL का शेयर का भाव भी ऊपर नीचे होता रहा। ओपन हुआ 187 के आसपास, नीचे 182 183 के आसपास चला गया। लेकिन जैसे मार्केट क्लोज हुआ दोस्तों, तो उसका जो क्लोजिंग था दैट क्लोजिंग, भले मार्केट थोड़ा सा हल्का सा ही ऊपर क्लोज हुआ हो, लेकिन ये जो शेयर है BEL का, वो उसका जो डे हाई था, उसका क्लोजिंग जो था दोस्तों, वो दैट वाज वेरी क्लोज टू द डे हाई। दोस्तों मेरे लिए ये बाय सिग्नल है कि मार्केट ऊपर नीचे होने के बावजूद या हल्का सा ऊपर क्लोज होने के बावजूद स्टॉक जब भी कौन सा भी स्टॉक फिर जो आपके वॉच लिस्ट पे, जो आपके रडार पे रहेगा, BEL इज ओनली एग्जाम्पल, तो ऐसा कौन सा भी जो स्टॉक है वो इन वोलाटाइल मार्केट जब भी विथ सब्सटेंशियल वॉल्यूम डे हाई के आसपास क्लोज होता है, तभी अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द राइट टाइम एंड दैट इज द सिग्नल टू accumulate and slowly but surely to take position and to buy that particular stock। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय एप्टे A+ है, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न, और मेरा नाम है चारुदत्ता एप्टे। तो जैसे कि आपको मालूम है, जो हमने बात की शुरू में, सेबी ने जो T+0 सेटलमेंट का जो अनाउंसमेंट किया है, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ये 28 तारीख से 28 मार्च से, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। लेकिन ये बात करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, शेयर मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली शेयर मार्केट का नॉलेज, ये जो सब दोस्तों चीज़ें हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये साइड वाली चीज़ें है, सेटलमेंट हो या कस्टोडियन हो या ब्रोकर हो, लेकिन ये सब चीज़ों का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ नॉलेज शेयरिंग वीडियो, अपना एक प्लेलिस्ट है, शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम नहीं रहेगा, स्टॉक मार्केट की पाठशाला, ये वीडियो उसमें जाएगा, क्योंकि दिस वीडियो अकॉर्डिंग टू मी इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर दोज पीपल हु वांट टू लर्न स्टॉक मार्केट। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो क्लोज फ्रेंड्स है, आपके जो रिलेटिव्स है, उन तक नॉट ओनली दिस वीडियो बट अपने जो बाकी के वीडियोस भी है एजुकेशनल, वो उनके तरफ या उनके पास आपको पहुंचाने ही चाहिए। क्योंकि अपना जो वीडियो का और अपना जो चैनल का मोटो है कि अपना हार्ड अर्न मनी लूज नहीं होना चाहिए, भले प्रॉफिट कम हुआ तो भी चलेगा, अपना कैपिटल में नुकसान नहीं होना चाहिए, और कौन सा शेयर बाय करना है कौन सा नहीं करना है वो अपने नॉलेज से, मतलब अपना खुद का नॉलेज कैसे बढ़ाना है, ये अपने चैनल का मोटो है। तो ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका नॉलेज ये वीडियो से बढ़ रहा है तो अपने वीडियोस, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके दोस्त रिलेटिव, उनको भी अपना वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर देना। सब्सक्राइब करो बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको वीडियो पसंद आया तो नेचुरली दे विल सब्सक्राइब। तो चलो बातें बहुत हो गई, पहले सेटलमेंट इसका मतलब क्या है वो दोस्तों हम देखते हैं। सिंपल अगर अपना डे टू डे लाइफ का एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, समझो
किसी दोस्त ने मुझसे 100 रुपये मांगे आज सुबह, और उसने कहा कि मैं कल सुबह या कल शाम तक ये 100 रुपये मैं तुमको लौटाऊंगा। मैंने उसको 100 रुपये दे दिए, उसने नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके मुझे 100 रुपये वापस कर दिए। मतलब मेरा जो ट्रांजैक्शन था वो ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। मैंने उसको 100 रुपये दिए, उसने 100 रुपये मुझे वापस दिए। दिस इज इन सिंपल टर्म सेटलमेंट, और वी कैन ऑल्सो से अ क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों जो सेटलमेंट होता है वो ऐसा ही होता है। स्टॉक मार्केट में सेटलमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड उसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है। वो क्या क्या, कौन से मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है एंड कौन से एक ही ट्रांजैक्शन में कितने कितने एंगल्स है, वो दोस्तों एंगल्स हम लोग देखते हैं। पहले दोस्तों देखते हैं कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है। एक तो बायर एंड सेलर, नेचुरली बायर एंड सेलर नहीं रहेंगे तो मार्केट चलेगा ही नहीं। लेकिन तीसरा पार्टी इंपॉर्टेंट रहता है, वो है ब्रोकर। चौथा रहता है एक्सचेंज, पांचवा रहता है डिपॉजिटरी, और छठा रहता है अपना बैंक। अभी बायर और सेलर मतलब हम लोग हैं, हमको मालूम है। ब्रोकर जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट करते हैं उसको ब्रोकर बोलते हैं, क्योंकि वो ब्रोकर के पास लाइसेंस रहता है। दैट ब्रोकर हैज एक्सेस टू द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स BSE एंड NSE, और वी हैव द एक्सेस ऑफ दैट ब्रोकर। मतलब वो ब्रोकर के थ्रू हम एक्सचेंजेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं। जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो एक्सचेंजेस के थ्रू, जो सेबी के नॉर्म्स है उनके थ्रू, अपने डिपॉजिटरी के थ्रू और अपने बैंक्स के थ्रू सेटल होते हैं। कैसे होते हैं वो दोस्तों हम लोग देखते हैं। एज्यूम करो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है। ये सेलर ने कुछ क्वांटिटी बेचा, ये बायर ने कुछ क्वांटिटी खरीदा। ये होने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो खरीदता है उसको पैसा देना पड़ता है और जो सेलर है उसको पैसा मिलता है। तो जब भी सेलर ने कुछ स्टॉक्स बेचे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ, रादर बेचने के पहले जो ब्रोकर है वो जो सेलर है उसके जो स्टॉक्स है, जो शेयर्स है, वो शेयर्स और स्टॉक के ऊपर होल्ड आता है। मतलब उतनी क्वांटिटी ब्लॉक होती है। साइमल्टेनियसली जो बायर है वो जब भी बाय का ऑर्डर प्लेस करता है तभी ब्रोकर हैज़ द एक्सेस ऑफ हिज बैंक अकाउंट जो हमने दिया हुआ रहता है। तो वो बैंक अकाउंट में इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब समझो 100 रुपये के 100 शेयर हमको खरीदने हैं तो 10,000 रुपये का होल्ड, ऑफकोर्स इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, वो जो बायर है उसके अकाउंट में वो होल्ड लेता है। ठीक है, हमने ट्रांजैक्शन कर लिया। समझो 10 बजे ट्रांजैक्शन किया, सेलर ने 100 शेयर बेचे 100 रुपये पे, बायर ने 100 रुपये पे 100 शेयर बाय किए। ट्रांजैक्शन उधर हुआ, ट्रांजैक्शन एंड ऑफ द मैटर, वहां पे वो ट्रांजैक्शन टेम्पररी क्लोज हुआ। लेकिन ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको सेटल भी होना चाहिए। वो दोस्तों जो सेटल होता है वो एज ऑफ नाउ T+1। टी का मतलब है ट्रांजैक्शन डे। मतलब आज अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो T इज टुडे और उसका सेटलमेंट होगा T+1, मतलब टुमारो, प्रोवाइडेड टुमारो इज अ वर्किंग डे। सैटरडे संडे रहेगा, बैंक हॉलीडे रहेगा, ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा तो सेटलमेंट नहीं होगा। सेटलमेंट उसके बाद चला जाएगा, मतलब उसका जो नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा वहां पे सेटल होगा। तो इसने बेचा, इसने खरीदा, दोनों के अकाउंट में होल्ड और ब्लॉक आया। स्टॉक पे होल्ड आएगा, अकाउंट में पैसे का ब्लॉक आएगा। इवनिंग को जब भी प्रोसेसिंग होगा तभी क्या होगा, वाया द डिपॉजिटरी, वाया द एक्सचेंजेस, जिसने शेयर बेचे हैं उसके अकाउंट में से शेयर पुल किए जाएंगे, और जिसने शेयर्स खरीदे हैं वो पुल किए हुए शेयर्स जिसने खरीदे हैं उसके अकाउंट में जाएंगे। साइमल्टेनियसली जिसने शेयर बाय किए हैं, जिसके बैंक में 10,000 रुपये का होल्ड था, वो ब्रोकर वो पैसे पुल करके ही विल सेंड इट टू एक्सचेंजेस, और एक्सचेंजेस वो जो पैसा है जो सेलर ने शेयर्स बेचे थे उसका ब्रोकर अलग हो सकता है या एक ही हो सकता है। वो पैसे वो ब्रोकर के पास चले जाएंगे और वो ब्रोकर वो पैसे जो सेलर है उसके ट्रेडिंग अकाउंट में जमा करेगा। अभी इसमें दो टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। एक ब्रोकर है जिनका खुद का बैंक नहीं है, इसका मतलब समझो IIFL फाइनेंस हो सकता है या जीरोदा हो सकता है या और कोई हो सकता है जिनके खुद के बैंक्स नहीं है। तो जो इंडिविजुअल का ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें वो पैसे पड़े रहेंगे, उसमें नेक्स्ट डे को ही विल सी क्रेडिट इन हिज अकाउंट विच ही कैन आइदर यूटिलाइज और ही कैन ऑल्सो विड्रॉ दैट मनी टू हिज सेविंग अकाउंट।
लेकिन जो HDFC हो, ICICI हो, इनके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ट्रेडिंग का जो अकाउंट है उसमें पैसे नहीं रहते हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। मतलब T+1 में शेयर्स बेचे, समझो मेरा HDFC सिक्योरिटी में अकाउंट है तो T+1 में मेरे सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। दिस इज इन सिंपल वर्ड्स, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया, बट आई थॉट दैट वाज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि सेटलमेंट कैसा होता है, कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है, तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, तो इतना टाइम मतलब T+1, पहले तो T+3 था, उसको वो जो टाइम लाइन है उसके तरफ भी हम लोग आएंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ और ये जो सेटलमेंट का टाइम है वो कम कैसे हुआ उसके तरफ भी हम लोग जाएंगे। लेकिन ये T+1 का भी जो टाइम है उसमें ये इतने छोटे से टाइम में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होके सेटलमेंट कैसे होता है ये अभी हमको मालूम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट। अभी दोस्तों ये जो सेटलमेंट का जो हिस्ट्री है उसकी तरफ जाते हैं हम लोग। जब ये नॉन डिमैट डेज थे दोस्तों, 90s की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी शेयर सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी होता था, ट्रांसफर फॉर्म होता था, ट्रांसफर फॉर्म पे साइन करके डिटेल्स भर के ब्रोकर के पास देने के, ब्रोकर एक्सचेंज को बेचता था। अगर हमने कोई शेयर खरीदे हैं तो अलॉन्ग विद ट्रांसफर फॉर्म हमको आते थे, फिर रजिस्ट्रार के पास वो शेयर्स भेजना पड़ता था और 1 महीना 2 महीना 3 महीना ट्रांसफर होने के लिए उसमें टाइम लगता था। तो उसमें सेबी ने तभी क्या किया था, रोलिंग सेटलमेंट किया था T+3 का, मतलब ट्रांजेक्शन होने के बाद 3 दिन के अंदर ये सेटल होना चाहिए, मतलब जो अपने शेयर्स है वो वाया अपने ब्रोकर्स एक्सचेंजेस के पास जाने चाहिए। उसके बाद में 2003 में दोस्तों सेबी ने T+2 सेटलमेंट इंप्लीमेंट किया, मतलब जो T+3 का टाइम था वो T+2 हो गया, ट्रांजेक्शन होने के बाद 2 दिन में सेटल। बाद में डिमैट अकाउंट भी आ गए तो हार्ड कॉपी का वगैरह झंझट निकल गया। देन दिस सेटलमेंट ऑल्सो वॉज ईजियर एंड सिंप्लीफाइड, क्योंकि क्योंकि शेयर्स डिमैट फॉर्म में अपने अकाउंट में रहते हैं, मतलब इट इज ओनली अ नोशनल नंबर, इट इज ओनली अ काउंट, वो ऑटोमेटिकली वाया IT सिस्टम ट्रांसफर होता है। वो ट्रांसफर होने से जैसा हम लोग UPI का पेमेंट का ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वैसे ही यहाँ पे शेयर का भी इन सिंपल टर्म्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ब्रोकर टू अनदर ब्रोकर एंड फ्रॉम दैट ब्रोकर टू हिज क्लाइंट अकाउंट। तो T+2 का दोस्तों सेटलमेंट चालू हो गया इन 2003 एंड वो अक्रॉस ऑल द एक्सचेंजेस। अभी अपने इंडिया में 2 ही एक्सचेंजेस है, एक BSE है और NSE है, तो अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस T+2 सेटलमेंट चालू हुआ। एंड इन 2012 T+1 सेटलमेंट का सेबी ने अनाउंसमेंट किया और 27 जनवरी 2023 को ये इंप्लीमेंट भी हो गया कि नाउ हेंस फोर इट विल बी ओनली T+1 सेटलमेंट, मतलब आज शेयर बेचे तो कल अपने अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और आज अगर मैंने शेयर खरीदे तो कल मेरे अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे। और अभी तो दोस्तों सेबी बात कर रहा है वो T+0 की बात कर रहा है, मतलब जो डेट को ट्रांजैक्शन होगा वही डेट को आइदर अगर मैंने शेयर बेचे हैं तो मुझे पैसे मिलेंगे, और अगर मैंने शेयर खरीदे हैं तो आज के दिन मेरे अकाउंट में से पैसे निकल जाएंगे। पहले क्या होता था, अकाउंट में सिर्फ ब्लॉक आता था और थोड़े टाइम के बाद अकाउंट में से पैसा निकल जाता था, लेकिन अभी इंस्टेंटेनियसली मेरे अकाउंट में शेयर्स आएंगे इंस्टेंटेनियसली, मतलब जो स्टिपुलेटेड टाइम है अकॉर्डिंग टू दैट वो टाइम की तरफ भी हम लोग आएंगे, तो सेम डे को मेरे अकाउंट में इधर पैसे या शेयर्स आएंगे। अभी दोस्तों ये जो इम्प्लीमेंटेशन है डिफिकल्ट इम्प्लीमेंटेशन है, सेबी ने अनाउंसमेंट किया है, उनका सिस्टम भी पूरा एक्सचेंजेस का एंड सम ऑफ द ब्रोकर्स का उनका जो सिस्टम है वो भी अपग्रेड हो चुका है। तो ये 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज में जैसा मैंने बोला 28 मार्च 2024 को इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसमें दोस्तों क्या होगा, ये ऑप्शनल है, लेकिन एज ऑफ नाउ 1:30 बजे तक टिल 1:30 PM जो भी ट्रेड्स होंगे उनका सेटलमेंट 4:30 मतलब 4:30 बजे शाम तक उसका सेटलमेंट होगा। इसमें दोस्तों हो सकता है कि जो ट्रेड कर रहा है उसको भी ये ऑप्शन मिलेगा कि वो T+0 सेटलमेंट में ये ट्रेड को डालना चाहता है कि नहीं डालना चाहता है, लेकिन जो 1:30 बजे तक ट्रांजैक्शन हो गए वही ट्रेड्स ये जो T+0 का सिस्टम है इसमें शामिल होंगे। एंड ये ऑप्शनल ट्रेड बाय ट्रेड सेटलमेंट होगा, मतलब समझो मैं 1:30 बजे तक मेरे 5 ट्रेड होते हैं तो समझो एक ही स्क्रिप्ट के
एक ही स्टॉक के मैंने 5 ट्रांजैक्शंस किए तो वो क्लब होके नहीं जाएंगे, वो ट्रेड बाय ट्रेड जाएंगे, मतलब वो अलग अलग मेरे अकाउंट में उसके डेबिट्स आएंगे। एज ऑफ नाउ समझो मैंने 100 करके दिन भर में समझो 500 शेयर बेचे तो मेरे अकाउंट में एक ही डेबिट आता था अभी, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली मेरे अकाउंट में 100 के 5 डेबिट आएंगे। ये ऑफकोर्स मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जब ये एक्चुअल चालू होगा तभी हमको मालूम पड़ेगा डिटेल में, लेकिन जो वर्डिंग है सेबी का जो सर्कुलर है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें उन्होंने लिखा है ट्रेड बाय ट्रेड। सो बाय ट्रेड आई अंडरस्टैंड कि उसमें 5 बार मेरे अकाउंट में डेबिट आएगा। तो दोस्तों ये कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी 5 बार डेबिट आएगा तभी 5 बार मेरे अकाउंट में से शेयर्स आउटवर्ड होंगे। हमको दोस्तों ब्रोकर डीपी चार्ज करके एक डेबिट करता है, तो अगर 5 बार डेबिट आएगा तो 5 बार मुझे डीपी चार्ज लगेगा क्या, ये भी देखने जैसी बात है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट के ऊपर इतना जो स्ट्रेस दिया, जो इम्पोर्टेंस दिया, वो इसके लिए दिया। जीरोधा जैसे जो ब्रोकर्स है 15-16 रुपया लगता है, लेकिन जो कॉर्पोरेट ब्रोकर्स है उनका एज अ परसेंटेज लगता है, तो हो सकता है कि वो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो। तो दोस्तों ये जो इंस्टेंट जो अभी सेटलमेंट होगा, इसका इन्वेस्टर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, ब्रोकर के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे। जो रिस्क है दोस्तों, जो ओवरनाइट जो रिस्क रहता है, फॉर एग्जांपल लेहमन ब्रदर्स का, आज मैंने शेयर बेचे, 2 दिन बाद मेरे पास पैसे आएंगे, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। वी आर इन अ डायनामिक सिचुएशन। लेकिन T+0 का जो सेटलमेंट जब ये आएगा तो T+0 में दोस्तों रिस्क इज मिनिमल। आज मैंने शेयर बेचे, आज ही मेरे अकाउंट में पैसे, या अगर मैंने शेयर खरीदे हैं तो शेयर आ जाएंगे, तो जो रिस्क है वो सब्सटेंशियल कम हुआ है, और अदर आई वुड से जो ओवरनाइट रिस्क है दैट इज नलिफाइड, दैट इज गॉन। लिक्विडिटी जो है दोस्तों वो भी सब्सटेंशियली बढ़ेगा, और जब भी लिक्विडिटी बढ़ता है उसके फायदे मार्केट को ही होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगा उतना मार्केट के लिए पॉजिटिव है, और उतना तेजी या उतना बुलिशनेस मार्केट में आएगा, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों ये जब भी इम्प्लीमेंट होगा, और जब भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा, थोड़ा टाइम जाएगा इसमें आगे जाके, तभी ये जो लिक्विडिटी का जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर अकॉर्डिंग टू मी, फॉर जो आगे जाके जो तेजी आएगा मार्केट में, उसके लिए दिस कैन बी वन ऑफ द ट्रिगर्स, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मार्केट में अभी इलेक्शन छोड़ के ज़्यादा ट्रिगर है नहीं, और इलेक्शन का ट्रिगर भी मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़ चैनल्स आर शोइंग कि किसका गवर्नमेंट आने वाला है। सो ऑल दैट इज अकॉर्डिंग टू मी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। तो आगे जाके कुछ ना कुछ तो ट्रिगर चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए, या ऑल्सो नीचे जाने के लिए, क्योंकि मार्केट इज डायनामिक। तो अभी ये डायनामिज्म पे हम लोग आए हैं। तो अपना हमेशा का डिस्क्लेमर, भले ये वीडियो में हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहे, लेकिन कौन सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, क्या रेट पे खरीदना है, डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, कितने टाइम तक होल्ड करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, ये जो सब डिसीजन है दोस्तों, ये आपने आपको लेने हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लिक्विडिटी बढ़ने से इसका दोस्तों मार्केट को डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स के लिए दोस्तों ये थोड़ा निगेटिव है। एज ऑफ नाउ दोस्तों क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट ब्रोकर्स नहीं है, मतलब ब्रोकर भी है और उनका बैंक भी है, फॉर एग्जांपल HDFC सिक्योरिटीज, ऐसे जो ब्रोकर्स नहीं है, जीरोधा जैसे जो ब्रोकर्स है, उनका दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम लोग शेयर्स बेचते हैं तो जो पैसा जो आता है एज ऑफ नाउ जो T+1 में आएगा, या आगे जाके भी T+0 में आएगा सॉरी, तो वो जो पैसा है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही पड़ा रहता है, और वो जो पैसा जो है ट्रेडिंग अकाउंट का जो पड़ा हुआ, वो ब्रोकर को किसी एक अथॉरिटी के पास रखना पड़ता है, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। अभी आगे जाके मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा था, सेबी का ये रूल भी आया है आगे जाके, मतलब अभी आएगा कि ये जो इंटरेस्ट जो ब्रोकर को मिलता है, तो जो क्लाइंट का जितना पैसा है, ब्रोकर विल हैव टू ट्रांसफर दैट इंटरेस्ट अमाउंट आल्सो टू द इंडिविजुअल क्लाइंट्स। ऐसा आगे जाके होगा, एज ऑफ नाउ वो रूल नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये जो पैसा है दोस्तों T+1 का, जब ये आता है और क्लाइंट के अकाउंट में पड़ा रहता है, उसका बेनिफिट ब्रोकर को एज अ इंटरेस्ट होता है। तो आगे जाके ये जब भी T+0 का जब भी आएगा सिस्टम, और समझो मेरा अकाउंट है जीरोधा में, T+0 4:30 बजे मेरे अकाउंट में मुझे पैसा दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने उसी दिन अगर विड्रॉ किया
मेरे बैंक अकाउंट में, तो ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है, जो ब्रोकर को एज ऑफ नाउ मिल रहा है, वो इंटरेस्ट कंपोनेंट ब्रोकर को नहीं मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ जो ब्रोकर्स जिनका अर्निंग पैटर्न या जिनका बिजनेस पैटर्न या जिनका बिजनेस मॉडल में इंटरेस्ट इज मेजर कंपोनेंट, उनके लिए दोस्तों ये थोड़ा सा नुकसानदायक, उनके लिए थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। लेकिन उसका जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट, वो वापस जो अपने जैसे जो क्लाइंट्स है, जो कस्टमर्स है, उनके ऊपर आएगा। क्योंकि नेचुरली अगर ये सम पार्ट ऑफ द इनकम सोर्स निकल जाएगा तो कॉस्ट कवर करने के लिए किधर ना किधर तो उनको वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो ब्रोकरेज है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो। ऑफ कोर्स दिस इज माय गेस, ऐसा हो सकता है। तो ये T+0 क्लाइंट्स के लिए, मतलब अपने जैसे इन्वेस्टर या ट्रेडर्स के लिए एक ही पॉइंट से ऐसे निगेटिव है कि इसका जो इफेक्ट है, इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट था जो अभी ब्रोकर को मिल रहा है, हो सकता है कि वो थोड़ा ब्रोकरेज, क्योंकि वो अभी इंटरेस्ट मिलेगा नहीं तो उसका इफेक्ट थोड़ा ब्रोकरेज में आ सकता है। सो दोस्तों, टू समराइज, रियली हैट्स ऑफ टू सेबी। पहला तो उन्होंने वो जो इंटरेस्ट का डिसीजन लिया है, वो जो भी आएगा उसका बेनिफिट भी क्लाइंट को होगा। और अभी ये जो T+0 है सेटलमेंट का, इसका बेनिफिट भी सब्सटेंशियली क्लाइंट्स को होगा एंड ऑल्सो पार्शियली ब्रोकर को होगा। दोस्तों, ये चीज़ नोट करने जैसी है और ध्यान में रखने जैसी है कि पूरे वर्ल्ड में खाली 2 कंट्रीज में, इट इज ओनली इन 2 कंट्रीज दैट दिस T+0 सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम इज पार्शियली अवेलेबल। एक है MOEX मतलब मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है KRX मतलब साउथ कोरिया का जो एक्सचेंज है उसके ऊपर दोस्तों ये सिस्टम एज ऑफ नाउ अवेलेबल है T+0 का। बट दैट इज ओनली सिलेक्टिवली अवेलेबल। अपने यहाँ पे भी टू स्टार्ट विथ सिलेक्टेड स्टॉक्स विथ सिलेक्टेड ब्रोकर्स, एंड दैट टू ऑप्शनल बेसिस पे ये होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट होने के बाद नो डाउट आगे जाके फॉर ऑल द ट्रेड्स ये T+0 का सेटलमेंट का जो साइकिल है वो एप्लीकेबल होगा, जो अपने लिए दोस्तों फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि नो रिस्क बिल्कुल नहीं रहेगा। जो ओवरनाइट रिस्क है वो सबसे बड़ा रिस्क रहता है। हम जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक वो रिस्क हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये लेमन ब्रदर्स हो या और कुछ क्राइसिस है वो देखे हुए है, तो ये जो रिस्क जो पूरा निकल जाएगा, दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर मार्केट and very very positive for investors and traders like us. So overall this decision will boost the liquidity, this will minimize the risk, overnight risk, and also इससे अपना खुद का कैश फ्लो बढ़ने वाला है। एंड एज दे से कैश इज द किंग इन द मार्केट। सो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो ऑन T+0 सेटलमेंट अनाउंसमेंट बाय सेबी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अपना, वो नेक्स्ट वीडियो पावर सेक्टर के ऊपर आएगा। नेक्स्ट 5 to 10 years आर गोइंग टू बी द गोल्डन पीरियड फॉर पावर सेक्टर। ऐसा आज मैंने टाटा पावर के जो MD है उनका इंटरव्यू सुना। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट 5 to 10 years आर गोइंग टू बी गोल्डन पीरियड फॉर पावर सेक्टर। तो ये पावर सेक्टर के कौन से स्टॉक्स के लिए सबसे अकॉर्डिंग टू बी बेनिफिशियल होगा, 1 or 2 स्टॉक्स, उसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में और आपके रिलेटिव्स को ये वीडियो का लिंक आपको डेफिनेटली फॉरवर्ड करना है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।